हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पहुँच चुके हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में। तो ये ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट है। जैसा कि आपको पता है, ये मैं पेट की क्लास चल रही है और पेट की क्लास में आपको पता है ये आदित्य रंजन सर की बुक में कंप्लीट करा रही हूँ, UPSSC पेट वाली। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि काफ़ी क्रीम सा इसमें सब दिया हुआ है। इसमें जितना भी है सब इम्पॉर्टेंट ही है, तो बस हमें रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ते जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात इस बुक की ये है कि इसमें PYQ भी दी हुई है। ठीक है, तो मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ किसी भी तरीके का। मैं आपको इससे पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, हर बुक अच्छी होती है, बस हमें कंटेंट जहाँ से भी मिले हमें उसे पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये प्रोवाइड हुई तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको साझा कर देती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराया जा रहा है वो दूसरों तक भी साझा हो सके। तो बस बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको भी मिल सके और दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो दूसरों को भी मिल पाएगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। और आज ये पूरा ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद कल हम इसके PYQ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रृंखला एक साथ जुड़े पहाड़ों की एक श्रृंखला है। ठीक है, जो आमतौर पर एक लंबी रेखा बनाती है। ये पहाड़ एक ही भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा मुख्य रूप से टेक्टोनिक बलों, ज्वालामुखी गतिविधि या कटाव से बनते हैं और एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्वत श्रेणी और अवस्थित देश और क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो अराकान योमा आपकी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? म्यांमार में है। जगरोश पर्वत आपका ईरान और इराक में है। अल्ताई पर्वत आपका मंगोलिया, रूस और कजाकिस्तान में है। हिंदकुश पर्वत आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। एटलस आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। यूराल आपका रूस और कजाकिस्तान में है। अपलेशियन आपका उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। रॉकी पर्वतमाला आपकी अलास्का से न्यू मैक्सिको तक विस्तृत है। अलास्कन रेंज आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का और कनाडा में है। ठीक है, एंडीज आपका वेनेजुएला से चिली तक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी विक्टोरिया और क्वींसलैंड में है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसमें विश्व के प्रमुख पठारों को। पठार एक सपाट या हल्की ढलान वाली भूमि, ऊंची भू आकृति है। ठीक है, जो कम से कम एक तरफ आसपास के क्षेत्र से तेजी से ऊपर उठती है। इसकी सपाट टेबल जैसी सतह के कारण इसे अक्सर हम टेबल लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल लैंड। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पठार आमतौर पर आंतरिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये पृथ्वी की पपड़ी के स्थान, ज्वालामुखी गतिविधि या कटाव से बनते हैं उत्थान पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पठार के नाम और वो किस देश या क्षेत्र में अवस्थित है उसको देख लेते हैं, और यही आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आता है। तिब्बत का पठार आपका चीन, नेपाल, भारत और भूटान देश में है। ठीक है, पामीर का पठार तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में है। जौश का पठार नाइजीरिया और नाइजर में है। कंड का पठार जायरे में है। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है। बोलीविया का पठार बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली और पेरू में है। ठीक है, पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना और चिली में है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की। ठीक है, घास के मैदान बड़े और खुले क्षेत्र होते हैं जहां पेड़ बहुत कम होते हैं। वे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कैसी होती है? मध्यम होती है, जो जंगलों के लिए पर्याप्त नहीं होती। लेकिन रेगिस्तान से ज़्यादा ये क्षेत्र पशुओं को चराने, खेती करने और अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर घास के मैदानों के प्रकार और क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। सवाना आपका मैदान है, कहाँ पर है? तो ये मध्य अफ्रीका में है। ठीक है, ये किस प्रकार का है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है सवाना, जो कि मध्य अफ्रीका में है। कंपोज घास का मैदान आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ब्राज़ील में है। लानोस आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और वेनेजुएला तथा कोलंबिया में ये स्थित है। ठीक है, प्रेरी घास का मैदान आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, अर्जेंटीना में स्थित है। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में है। वेल्ड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, लेकिन ज़्यादातर ये किस क्षेत्र में है इसको अच्छे से याद रखना है। तो सवाना मध्य अफ्रीका, कंपोज ब्राज़ील,
लानोस वेनेजुएला कोलंबिया में है, प्रेरी अमेरिका कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। ठीक है, और स्टेपी आप भी शीतोष्णकटिबंधीय है जो कि आपको मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे विश्व के मरुस्थल की। मरुस्थल रेगिस्तान का एक बड़ा और शुष्क क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें बहुत कम वर्षा होती है। आमतौर पर प्रति वर्ष यहाँ पे 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से कम वर्षा होती है। रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं, यानी कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ गर्म ठंडे दोनों होते हैं। ठीक है, उन सभी में चरम जलवायु परिस्थितियां, दुर्लभ वनस्पति और कम जनसंख्या घनत्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मरुस्थल और क्षेत्र को याद करना ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोबी आपका मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया व चीन के मध्य एक ठंडा मरुस्थल है आपका गोबी मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल आपका चीन के शिकियांग क्षेत्र में स्थित है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है। नामीब मरुस्थल आपका अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली में स्थित विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है और ये एक शीतोष्ण मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अब हम विश्व की प्रमुख झीलों को देखेंगे। झील प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से एक बड़ा अंतर्देशीय स्थिर जल निकाय है जो भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, झीलें मीठे पानी या खारे पानी की हो सकती हैं और वे जलवायु विनियमन, पेयजल आपूर्ति, कृषि और पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो कुछ झीलें आपकी मीठे पानी की होती हैं, कुछ झीलें आपकी खारे पानी की होती है। ठीक है, अब यहाँ भी झील और इसके देश के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी झील किस देश में है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। विक्टोरिया झील आपकी युगांडा, केन्या और तंजानिया में स्थित है। ठीक है, टांगानिका झील आपकी तंजानिया, जायरे, बरूंडी और जाम्बिया में स्थित है। सुपीरियर झील आपकी यूएसए और कनाडा में स्थित है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये याद रखना है। ह्यूरॉन झील आपकी यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है और ये हिमानी निर्मित झील है। मिशिगन झील आपकी पूर्णतः यूएसए में स्थित है और ये भी आपकी हिमानी निर्मित झील है। इरी झील आपकी कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ओंटारियो झील आपकी कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हिमानी निर्मित मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेट सॉल्ट लेक आपकी यूएसए में स्थित अत्यधिक लवणता युक्त झील है। टिटिकाका पेरू और बोलीविया में स्थित मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। बैकॉल झील रूस में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन में स्थित खारे पानी की झील है। वॉन झील तुर्की में स्थित विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी विश्व की प्रमुख नदियाँ। नदी मीठे पानी की एक बड़ी प्राकृतिक जलधारा है जो जमीन से होकर क्या होती है? बहती है। ठीक है, और आमतौर पर समुद्र, महासागर, झील में जाकर गिरती है। नदियाँ मीठे पानी की कृषि, परिवहन, जल विद्युत और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब नदियाँ उद्गम, संगम, मिलन स्थल देख लेते हैं और महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। तो एशिया में आपकी मिकांग जो नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से, और दक्षिण चीन सागर में आपका एशिया में इसका मिलन होता है, दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया की ये सबसे लंबी नदी है मिकांग। यांगसी तिब्बत के पठार से निकलती हैं, पीला सागर में मिलती हैं, और एशिया की सबसे बड़ी नदी है आपकी यांगसी नदी। ठीक है, हांगो नदी आपकी तिब्बत के पठार से निकलती है, पीला सागर में मिलती है और ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इरावदी आपकी अरकान योमा से निकलती है, मर्तबान की खाड़ी में मिलती है और ये म्यांमार की जीवन रेखा है। टिग्रिस नदी टॉरस पर्वत से निकलती है, शत अल अरब में मिलती है और तुर्की, सीरिया और इराक में ये बहती हैं। अब यूरोप की नदियाँ देख लेते हैं। तो यूरोप की नदी है आपकी यूराल, जो कि यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में मिलती है और यूरोप की तीसरी बड़ी नदी है ये।
वोल्गा आपकी बल्दाई पहाड़ी रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में मिलती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। डॉन जो कि आपकी टूला रूस से निकलती है, अज़ोव सागर में मिलती है और ये रूस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। डैन्यूब आपकी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में मिलती है और 10 देशों से होकर के बहती है आपकी डैन्यूब। अब ऑस्ट्रेलिया की नदी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नदी है मर्रे, जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, हिंद महासागर में मिलती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है आपकी मर्रे नदी। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से निकलती है, मर्रे नदी में मिलती है और ये मर्रे की सहायक नदी है। ठीक है। अब अफ्रीका की नदी देख लेते हैं। अफ्रीका की नदी है नील, जो कि विक्टोरिया से निकलती है, भूमध्य सागर में मिलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। कॉन्गो जायरे आपकी अफ्रीका की नदी है, जो कि तंगानिया झील से निकलती है, अटलांटिक महासागर में मिलती है और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। जोम्बेजी आपकी कैलन हिल जोम्बिया से निकलती है, हिंद महासागर में मिलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है आपकी जोम्बेजी नदी, जो कि अफ्रीका की नदी है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की नदी है आपकी मिसिसिपी मिसौरी, जो कि रॉकी पर्वत से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में मिलती है और ये विश्व की सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो बनाती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है। ये आपकी सेंटोरियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है, कनाडा और यूएसए की है। ठीक है। कोलोराडो आपकी रॉकी पर्वत कनाडा से निकलती हैं, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती हैं और यूएसए और मैक्सिको की नदी है। मैंकेजी आपकी ग्रेट सेल झील से निकलती है, आर्कटिक महासागर में गिरती है और उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी प्रणाली है ये। दक्षिण अमेरिका की नदी है अमेजन नदी, जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। पराग्वे नदी आपकी दक्षिण अमेरिका की नदी है, जो ब्राज़ील के माटो ग्रास से निकलती है, पराना नदी में गिरती हैं, बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे से होकर के ये बहती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख महासागरीय धाराओं की। तो महासागरीय धाराएं समुद्री जल की एक विशिष्ट दिशा में बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियां हैं, जो हवा, पृथ्वी के घूमने, कोरियोलिस प्रभाव, लवणता और तापमान अंतर जैसे कारकों के कारण होती है। वे जलवायु नियंत्रण, समुद्री नेविगेशन और मछली पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की होती है। ठीक है। महासागरीय धाराएं। अब यहाँ पे कौन कौन सी जलधाराएं हैं, उनकी प्रगति कैसी, यही एग्जाम में आता है। ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो आपकी गर्म जलधारा है, लैब्राडोर आपकी ठंडी धारा है, उत्तर भूमध्य रेखी आपकी गर्म धारा है, क्रोशिया आपकी गर्म धारा है, अलास्का आपकी गर्म धारा है और कैलिफोर्निया आपकी ठंडी है। ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म है, उत्तर भूमध्य रेखा गर्म है, क्रोशिया गर्म है और अलास्का गर्म है। ठीक है। लैब्राडोर आपकी ठंडी है और आपकी कैलिफोर्निया भी आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है। ये याद रख लीजिए। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। तो नहरें एक मानव निर्मित जलमार्ग है, जिसका निर्माण नदियों, समुद्रों या महासागरों को नौ परिवहन, सिंचाई या परिवहन जैसे उद्देश्यों के लिए जोड़ने के लिए किया जाता है। कुछ नहरें दूर दराज के स्थानों के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम कर देती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नहरें, स्थान और उनकी स्थिति को। ठीक है। तो सू नहर आपकी अमेरिका में है, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है ये। ठीक है। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। कील नहर आपकी जर्मनी में है, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। स्वेज नहर आपकी मिस्र में है, जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। पनामा नहर आपकी पनामा में है, जो कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। ठीक है। अब वायुमंडल देख लेते हैं। पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। वायु पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह के 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 80% द्रव्यमान क्षोभ मंडल में समाहित है, जो वायुमंडल सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो इस बात को हम सब जानते हैं और हमने बहुत बचपन से पढ़ रखा है। ठीक है। तो वायुमंडल के संगठन में विभिन्न गैसों का भार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और गैसें हैं 0.04%। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है 13 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर ये 18 किलोमीटर और ध्रुव पर ये 8 किलोमीटर है। ठीक है। सभी मौसमी घटनाएं जो हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में
ही घटित होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन गैस की परत समताप मंडल में होती है और वायुयान की जो उड़ान है वो भी आपकी समताप मंडल में होती है और ये आदर्श परत है वायुयानों के उड़ने के लिए। मध्य मंडल आता है उसके बाद। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में यहाँ पे मध्य मंडल में कमी हो जाती है और उल्का पिंड इसी परत में क्या होते हैं, जल जाते हैं मध्य मंडल में, ये याद रखना है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो वायुमंडल में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है और मध्य मंडल में तापमान में कमी होती है। ठीक है, वायुमंडल रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग करते हैं वायुमंडल का। बहिर्मंडल में गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की कमी है और वायु का घनत्व यहाँ पर बहुत कम है। कहाँ पे, बहिर्मंडल में। अब बात करते हैं विश्व की जलवायु की। किसी स्थान की लंबे समय में औसत मौसम की स्थिति को उस स्थान की क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, वर्षा आदि तत्वों के संबंध में वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। ठीक है, किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन थे, तो अक्षांश है, तुंगता यानी कि ऊंचाई होती है, वायुदाब और पवन तंत्र होता है, समुद्र से दूरी होती है, महासागरीय धाराएं होती हैं और उच्चावच होते हैं। ठीक है, जलवायु के वर्गीकरण के लिए वी कोपेन के द्वारा विकसित की गई आनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब समूह और लक्षण को देख लेते हैं। तो ए में आपके उष्णकटिबंधीय हैं, सभी महीनों का औसत तापमान जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, शुष्क जलवायु वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण की अधिकता होती है। कोष्ण शीतोष्ण में सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है। शीतल हिमवन जलवायु में वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे होता है। शीत में आपका सभी महीनों का औसत तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। उच्च भूमि ऊंचाई के कारण शीत होती है। अब बात करते हैं स्थानीय पवनों की। स्थानीय पवनें जो स्थानीय तापमान और दबाव के अंतर के कारण थोड़े समय के लिए छोटे से क्षेत्र में चलती हैं। ग्रही पवनें जैसे व्यापारिक पवनें के विपरीत वे सीमित दायरे में होती हैं और अक्सर भूमि और पानी या पहाड़ों और घाटियों के बीच ताप के अंतर के कारण होती हैं। अब स्थानीय पवनें क्षेत्र और विशेषता देख लेते हैं। चिनूक तथा फॉन। अमेरिका में चिनूक, यूरोप में फॉन क्षेत्र में ये पाई जाती है और गर्म तथा शुष्क हवा है। ये शिराको आपकी स्थानीय पवन है, सहारा इटली और स्पेन की। ये गर्म, शुष्क और रेत से भरी हुई हवा होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हरमटन। हरमटन आपकी सहारा के पूर्वी भाग में गर्म तथा शुष्क हवा है। मिस्ट्रल आपकी भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व भाग में ठंडी ध्रुवीय हवा है। बोरा आपकी एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर शुष्क और ठंडी हवा है। बिल्जर्ड आपकी साइबेरिया, कनाडा और हिम झंझावट की ध्रुवीय हवाएं हैं। विश्व की प्रमुख फसलें देख लेते हैं। तो चावल आपका चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम में होता है। खाद्य तेल आपका ब्राज़ील, चीन, अर्जेंटीना और भारत में होता है। ठीक है, भारत में जो होता है उसे हाईलाइट कर रही हूँ। गेहूँ आपका चीन में होता है, भारत में होता है, अमेरिका में, रूस में और फ्रांस में। जौ आपका फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन और कनाडा में। ज्वार आपका भारत में, नाइजीरिया, इथियोपिया और अमेरिका में। और यहाँ पे आप स्थिति देख सकते हो। तो चावल में भारत की स्थिति 2nd नंबर की है, ये भी याद रखिएगा। खाद्य तेल में भारत 4थे नंबर पर है। गेहूं में भारत 2रे नंबर पे है। जौ में भारत है ही नहीं। ज्वार में भारत 1ले नंबर पर है। दलहन में भारत 1ले नंबर पे है। मक्का में भारत आपका 5वें नंबर पे है। चाय में भारत 2रे नंबर पे है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, देखते जाना है। ठीक है, उसके बाद कपास में देख लेते हैं। कपास में आपका भारत 2रे नंबर पर है। रबड़ में भारत 4थे नंबर पर है। कॉफ़ी में भारत नहीं है। कॉफ़ी में नंबर 1 पर ब्राज़ील है, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया। तंबाकू में आपका भारत 2रे नंबर पर है, 1ले नंबर पर चीन है। नारियल में भारत आपका 3रे नंबर पर है, 1ले नंबर पर इंडोनेशिया है। मूंगफली में भारत 2रे नंबर पर है, 1ले नंबर पर चीन है। गन्ना में भारत 2रे नंबर पर है, 1ले नंबर पर ब्राज़ील है। जूट में भारत 2रे नंबर पर है, 1ले नंबर पर आपका बांग्लादेश है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जल संधियों की। जल संधियाँ, तो बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चूक्सी सागर को जोड़ती है, जो कि अलास्का और रूस को अलग करती है। हडसन आपकी हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और कनाडा को अलग करती है। डेविस जल संधि आपकी बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड और से कनाडा को अलग करती है। ठीक है, जिब्राल्टर आपकी जल संधि जो है वो भूमध्य सागर
और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। फ्लोरिडा मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। डोबर आपको इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड फ्रांस को अलग कर देती है। हार्मुज जल संधि आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ओमान और ईरान को अलग कर देती है। पाक खाड़ी आपकी पाक जल संधि पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मलक्का आपकी अंडमान और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। सुंडा जल संधि जावा सागर हिंद महासागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया को अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल आपकी हिंद महासागर को जोड़ती है और मोजाम्बिक को मलगासी से आपकी अलग कर देती है। ठीक है, एक सेकेंड। विश्व की प्रमुख जनजातियां, ठीक है, तो यहाँ पे जनजातियां देख लेते हैं। तो एनु ये देखिए, पहले मेरा ही नाम आ गया जनजाति। मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम कभी एक जनजाति के नाम पर है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम ये सोच के तो नहीं रखा होगा कि जनजाति है, उन्होंने तो बस ऐसे ही रख दिया था नाम। बाद में मैंने जब पढ़ा ज्योग्राफी में तो मुझे पता चला कि मेरे नाम से जनजाति भी होती है तो ये जनजाति पाई जाती है आपकी जापान में, एनु जनजाति। ठीक है, बद्दू जनजाति आपकी दक्षिण पश्चिम एशिया, इराक, ओमान, सीरिया, जॉर्डन और यमन में पाई जाती है। सकाई जनजाति आपकी मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति आपकी मलेशिया में पाई जाती है। वेद्दा जनजाति आपकी श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, किर्गिज जनजाति आपकी मध्य एशिया में और मुख्य रूप से किर्गिस्तान में पाई जाती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति आपकी मध्य अफ्रीका, कांगो, जायरे, गैबोन, कैमरून, रवांडा और बरूडी में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति आपकी दक्षिण अफ्रीका के काला आरी मरुस्थल में पाई जाती है। एस्किमो आपकी ग्रीनलैंड, अलास्का और टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। काला सागर और कैस्पियन सागर के निकट आपकी काकेशस जनजाति पाई जाती है और माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक है, आप प्रमुख खनिज और उत्पादक देश देख लेते हैं और उसके बाद ये फिनिश हो जाता है। मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करा रही हूँ कि मुझे अभी कहीं जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, तो फटाक से कर लेते हैं इसको। ठीक है, लोहा जो है उसमें नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है और भारत चौथे नंबर पर है, तो भारत की स्थिति याद रखनी है लोहे में। तांबा आपका नंबर 1 पर चिली है, चिली उत्पादित करता है और उसके बाद आप पेरू, कांगो, लतानी गणराज्य और चीन है। ठीक है, मैग्नीज में आपका नंबर 1 पर है दक्षिण अफ्रीका, फिर गैबोन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन है। बॉक्साइड में नंबर 1 पर ऑस्ट्रेलिया है, फिर गिनी है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है। सोना में नंबर 1 पर है चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस, फिर कनाडा। चांदी में नंबर 1 पर है मैक्सिको, उसके बाद चीन है, फिर पेरू है, फिर चिली है। कोयला में नंबर 1 पर है चीन, नंबर 2 पे है भारत, तीसरे पे है अमेरिका और फिर चौथे पे है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम में नंबर 1 पर कजाकिस्तान है, कनाडा है, नामीबिया है, ऑस्ट्रेलिया। लिथियम में नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद चिली है, फिर चीन है, फिर अर्जेंटीना। हीरा में नंबर 1 पर है रूस, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा, फिर कॉन्गो। मैग्नीशियम में चीन नंबर 1 पर है, उसके बाद टर्की, फिर ब्राज़ील, फिर रूस। जस्ता में नंबर 1 पर है चीन और नंबर 4 पर है आपका भारत। ठीक है, तो भारत की स्थिति याद रखनी है। अरे ओहो, भारत की स्थिति आपको याद रखनी है। अपरक में चीन नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है। प्राकृतिक गैस में अमेरिका नंबर 1 पर है, रूस है, फिर ईरान है, फिर चीन है। पेट्रोलियम में नंबर 1 पर अमेरिका है, फिर सऊदी अरब है, फिर रूस है, फिर कनाडा है। क्रोमियम में नंबर 1 पर है दक्षिण अफ्रीका, फिर टर्की है, फिर कजाकिस्तान है और नंबर 4 पर आपका भारत है। तो भारत की स्थिति याद रखिए किस किस उसमें है और नंबर 1 पे कौन कौन है, ये इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आपका ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हो। और उसके बाद अब हम अभ्यास प्रश्न यानी PYQ करेंगे। तो PYQ अब हम कल की क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर और चैनल को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, पढ़ते रहिए, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं कल। अभी आज का ये वीडियो मैं फिनिश करती हूँ। बाय।